कि चाइना में शुरू हुआ, फिर बाद में इंडिया में ऑलमोस्ट फरवरी मार्च तक ये आया हुआ था। और पिछले पूरा साल जो है हमने कोविड-19 से मतलब बहुत सारा लॉकडाउन हुआ, सो न्यूज़ चैनल में हम सब देखते आए हैं। लेकिन पिछले वेव जो था, फर्स्ट वेव जो था, इतना सीवियर नहीं था। वो बहुत उसकी गति जो है फैलने की वो थोड़ी सी धीमी थी, और उसकी वजह से जो डेथ रेट्स है वो कम थे कंपेरेटिव टू सेकेंड वेव। अभी जो सेकेंड वेव है उसके मुकाबले फर्स्ट वेव थोड़ा सा माइल्ड था, लेकिन सेकेंड वेव थोड़ा सा ज्यादा सीवियर है। और इसका जो स्प्रेड है, इसका जो फैलाव है वो उससे भी बहुत फास्ट है, और इसकी जो असर है वो फर्स्ट वेव से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये कोविड-19 क्या है? कोविड-19 भी एक कॉमन कोल्ड ही है। जैसे कि हम बहुत सारे सालों से कॉमन कोल्ड जो हर साल ठंड के मौसम में या कभी कभी गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोगों को होता है, वैसा ही ये कोविड-19 भी एक मामूली सा बुखार है या कोरोना जुकाम है। लेकिन ये उन सब जुकाम जो सर्दी खांसी जो होती थी, हम जैसे हम हमारे जीवन में पहले अनुभव किए, उससे कैसे अलग है? ये थोड़ा सा नया है, और इसका सीवियरिटी जो है वो थोड़ा सा उनसे ज्यादा है। बल्कि वो पिछले जो जुकाम वगैरह होते थे वो सेल्फ लिमिटिंग थे। जैसे कि वो होते थे, हम कुछ दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लेते थे, ऐसे ही कुछ चाय पी लिया, अदरक का चाय पी लिया, या थोड़ा सा स्टीम ले लिया, ऐसे करने से वो कम हो जाता था। लेकिन ये जो है ये कुछ लोगों में, बाकी हाँ वो अदरक का चाय वगैरह पीने से, स्टीम वगैरह लेने से कुछ लोगों में ये भी कम हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों में, कुछ लोग इन द सेंस कि 10% लोगों में जो है इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा है ना। इसलिए ये थोड़ा सा उससे हटके है, इसलिए हमको इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जोर दे के इससे हमको निपटने की कोशिश करनी। तो ये कैसे फैलता है? तो यूजुअली जब भी ये वायरस बाहर से या दूसरों से हमारे शरीर में जाता है, तो मुख्यतः जो है हमारे नोज के थ्रू ये हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, हमारे नाक जो है ये इसका मेन एंट्री पॉइंट है। हालांकि ये आंखों से भी जा सकता है, या ये मुंह से भी अंदर शरीर के अंदर जा सकता है, लेकिन कॉमनली ये जो है ये हमारे नाक से अंदर जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मास्क पहनिए, है ना। मास्क पहनने से क्या होता है, ये नाक के जरिए या मुंह के जरिए जो जाने वाला ये एंट्री पॉइंट है उसको हम रोक सकते हैं। तो जैसे ही किसी को कोरोना है, जैसे वो छींकते हैं या बात करते हैं तो उनके मुंह से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आते हैं उनमें वो वायरसेस रहते हैं। जैसे वो हम इनहेल करते हैं तो हमारे शरीर में वो चले जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, थोड़ा फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूर रह के दूर से बातचीत करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही ये वायरस हमारे शरीर में जाता है तो बहुत सारे लोगों में तो कुछ भी असर नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में, जैसे कि मैं बोल रहा था कि 10% लोगों में जो है ये वायरस जो है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है कि ट्रेकिया में या लंग्स में जाके वहां पे ज्यादा इन्फेक्शन पैदा करता है। ज्यादा इन्फेक्शन पैदा होने की वजह से हमारे लंग्स में जो है वो सूजन आती है, जिसको हम बोलते हैं निमोनिया। ये निमोनिया होने से क्या होता है, हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है ऑक्सीजन लेने की, ऑक्सीजन हालांकि सब जगह है ना, तो हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है बाहर की ऑक्सीजन को लेके हमारे शरीर में डालने की, वो कम हो जाती है। क्यों? क्यों फेफड़े यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं। फेफड़े यहाँ पे फेफड़ों में यहाँ पे सूजन आता है या इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं निमोनिया। तो कुछ लोगों में ये जो वायरस है जब अंदर जाता है तो निमोनिया को पैदा करता है। जब निमोनिया को पैदा करता है तो तब जो है ये जो वायरस है वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत पैदा करता है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों में ये लंग्स तक नहीं पहुंचता, लंग्स तक नहीं पहुंच पाता।
ठीक है, वो कम हो जाता है, उसको हम डेफिनेटली जानेंगे। तो कैसे होता है यूजुअली, कोई भी अगर वायरल डिसीज है तो क्या होता है, चलिए हम बात करते हैं कि कोविड 19 को ही लेते हैं। तो कोविड 19 की जो वायरस है, जैसे ही हमारे बॉडी में अगर जाता है तो क्या होता है, 90% लोगों में, तो जैसे ही वो कोविड 19 हमारे शरीर में जाता है तो हमको इन्फेक्शन हो जाता है ना, हमको कोविड 19 हो जाता है, जिसको हम कोविड पॉजिटिव केसेस बोलते हैं। इनको कोविड पॉजिटिव है, मतलब इनको कोविड का इन्फेक्शन सॉरी, कोविड का इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे ही हमको कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में एक रहता है इम्यूनिटी, जो कि हमारे शरीर की एक क्षमता रहती है। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर वायरस, बैक्टीरिया जो भी है, जीवाणु है, हमारे शरीर में जो अगर जाता है तो उसको कैसे मारा जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, एक सिस्टम हमारे बॉडी में बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जैसे सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। जैसे कोई घुसपैठ बाहर से हमारे हमारे देश में आते हैं, तो हमारे सोल्जर्स जो है उनको, उनके साथ फाइट करके उनको खत्म कर देते हैं। वैसे ही हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर के अंदर जो भी आने वाले जीवाणु हैं उनको मारते हैं। तो 90% लोगों में जिनको कोरोना हुआ है, मान लीजिए कि 100 लोगों को कोरोना हुआ है, तो 90 लोगों को क्या होता है, उनके जो इम्यूनिटी है, उनकी जो रोग प्रतिक्रियात्मक शक्ति है, वो उस वायरस को मार देती है, उस वायरस को मार देती है 90% लोगों में, है ना। यहाँ तक का जो रिपोर्ट है, 90% लोगों में डेफिनेटली ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस वायरस को मार देती है। ठीक है, इस 90% लोगों में, यहाँ पे मैंने दो भाग किया है, एक है 50%। तो ये 90% लोगों में जो 50% लोग जो है, उनमें क्या होता है, उनमें कोई भी लक्षण नजर नहीं आएंगे। ठीक है, उनको वो उनको कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस उनके शरीर में चला गया, उनके अंदर उनके शरीर में चला गया, उनको पॉजिटिव केसेस हैं, उनको अगर आप खून की जांच करेंगे तो आपको कोरोना पॉजिटिव उनमें दिखेगा, लेकिन उनको कुछ भी सिम्टम नहीं रहेंगे, न उनको सर्दी है, न जुकाम है, न बुखार है, न खांसी है, न निमोनिया, नथिंग, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो वो सब वायरस को मार दिया, तो वायरस ने उनको कुछ भी हानि नहीं किया, 0% हानि। तो 50% जो पॉजिटिव केसेस हैं कोविड 19 के, उनको कुछ भी नहीं होता है, उनको सर्दी जुकाम भी नहीं होता है। ठीक है, उसमें से 40% लोगों को जो है, जो जिनको कोरोना हुआ है, उनमें से 50% लोगों को तो कुछ भी नहीं था, सिम्टम भी नहीं आता, लेकिन बाकी के जो 40% लोग हैं उनको सिम्टम्स आते हैं। क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, उनको लक्षण आते हैं, उनको कुछ दिक्कत होती है। क्या क्या दिक्कत होती है, उनको बुखार आता है, ठीक है, उनके गले में दर्द होता है, गले में सूजन आती है, या इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं या सोर थ्रोट बोलते हैं। कोल्ड होता है, कोल्ड मतलब सर्दी, सर्दी होता है, या छींके आना, या नाक का बहना, ये सब हो सकता है। बहुत सारे लोगों को कोरोना में ये भी देखा गया है कि कोरोना जो है हमारे जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, हमारी जो खान पीन की जो व्यवस्था है उसको भी वो अफेक्ट करता है। वहाँ पे वोमिटिंग होता है, कुछ लोगों को वोमिटिंग होता है, या कुछ लोगों को सिर्फ वोमिटिंग होने की सेंसेशन रहती है, वोमिटिंग होती नहीं है। कुछ लोगों को डायरिया होता है, बहुत सारे लोगों को डायरिया भी हुआ है। तो फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। ये सब चीजें जो है, कुछ कुछ लोगों में सिर्फ 2 दिन बुखार रहता है, कुछ कुछ लोगों में एक ही दिन बुखार रहता है, कुछ कुछ लोगों में 5 दिन तक बुखार रहता है। और ऐसे लोगों को, जो कि ऊपर वाले 50% लोगों को और 40% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती है। ये सब चीजें जो है
वो घर में ही रह के मैनेज कर सकते हैं, उनको हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं रहती। बस वो एक इनको तो कुछ भी ज़रूरत नहीं रहता है। और ये जो 40% लोग हैं, इनको थोड़े से मेडिसिन की ज़रूरत रहती है, थोड़े से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत रहती है, और एक डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहने की ज़रूरत रहती है, ताकि उनको अगर कुछ ज़्यादा या डायरिया ज़्यादा होने लगा या वोमिटिंग ज़्यादा होने लगा या फीवर उनको ज़्यादा आने लगा या 5 दिन के बाद भी अगर कम नहीं हो रहा है, तो उन सबको निपटने के लिए एक डॉक्टर्स की भी सलाह की भी ज़रूरत रहती है। तो इनको थोड़ी सी मेडिसिन की ज़रूरत रहती है, उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत रहती है। तो 50% लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं और उनको डरने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन 40% लोगों को थोड़े से मेडिसिन, जैसे कि पैरासिटामोल हो गया, जैसे कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन हो गया, जैसे कि कुछ छोटा मोटा एंटीबायोटिक्स हो गया, ये लेने से भी उनका सब कुछ सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन उनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, उनको बेड की जरूरत नहीं, ठीक है, उनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। अब ये हो गए 40% और 50% दोनों मिलके हो गए 90%। अब बचे 10%। 10% लोग जो है, उन उनमें जो है ये कोरोना वायरस जो है वो थोड़ा सा सीवियर फॉर्म में रहता है, थोड़ा ज्यादा दिक्कत करता है। ये 10% लोग कौन है? ये 10% लोग जो है, जो एजड है, जो बुजुर्ग है, ठीक है, बुजुर्ग मतलब ज्यादा भी मतलब बुजुर्ग थोड़ा ज्यादा एज हुआ है। दूसरा, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको डायबिटीज की बीमारी है ना, जिनको लंग्स की बीमारी है, जैसे कि अस्थमा है, जैसे कि वो स्मोक करते हैं, या कुछ लंग्स जिनके फेफड़े जो है वो कमजोर है, ऐसे लोग, ठीक है, बुजुर्ग लोग, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हार्ट डिसीज ऐसे डिसीज हुए हैं, ऐसे लोग जो है वो ये 10% में आते हैं, ठीक है, जो कि जो ज्यादा मोटे हैं, ठीक है, ओबेज, ठीक है, ऐसे लोगों में डेफिनेटली ये 10% में, इवन सभी डायबिटीज लोगों को, सभी हाइपरटेंशन जिनको है उनको, या सभी बुजुर्गों को भी नहीं है, ठीक है, उनमें से कुछ लोग जिनके फेफड़े वीक है, ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों में कुछ दिक्कत आती है, ज्यादा सीवियर आता है, वो होता है उनमें निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वायरस पूरे शरीर में जाता है और पूरे फेफड़ों, दोनों फेफड़ों को जो है वो अफेक्ट करता है, निमोनिया पैदा करता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाती है, ठीक है, और उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो उनको हाफना शुरू होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक तरह से बोल नहीं पाते, कंटिन्यूअसली बोल नहीं पाते, ठीक है, रुक रुक के बोलना पड़ता है, चलना फिरना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे 10% लोग जो है, जिनको ज्यादा सीवियर हुआ है, उनको डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत रहती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, उनको कभी कभी वेंटिलेटर का भी जरूरत पड़ सकता है, लेकिन एक हॉस्पिटल में उनको मॉनिटरिंग की जरूरत डेफिनेटली रहती है। लेकिन 90% लोगों को डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं रहती, वो घर में ही कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, हालत ऐसे है तो हमको क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको चार चार चीजें हमको ध्यान में रखना है। एक है सेल्फ हाइजीन। सेल्फ हाइजीन जैसे कि आप सभी लोग सुनते आए हैं, हाथों को बार बार धोना चाहिए, जितना हो सके उतना हाथों को अपने मुंह को या अपने नाक को या अपने आंख को लगाना नहीं चाहिए, ठीक है, हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए, ठीक है, मास्क पहनना चाहिए, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, दूसरों के साथ जब बोलते हैं तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहिए, ठीक है, और दूसरा चीज है इम्यून बूस्टिंग। तो हमारी इम्यूनिटी जो है उसको हमको बढ़ाना बढ़ाए बढ़ाना है। ये सिर्फ जो कोविड-19 पॉजिटिव उनके लिए नहीं, ये सबके लिए है, जिनको कोविड अभी हुआ नहीं है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए। फिर इम्यूनाइजेशन, अभी तो सभी को जो है वैक्सीन दिया जा रहा है,
तो सब्र के साथ हम रहेंगे तो डेफिनेटली सबको वैक्सीनेशन मिल जाएगा, सब इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे। दैट्स अ गुड थिंग, वो एक बहुत अच्छा चीज है। फिर है, फिर अगर फिर हमको इसके साथ साथ अगर हमको कोविड होने के चांसेस तो ज्यादा है, क्योंकि ये कोविड-19 तो पूरा समझ में फैल गया है, तो हो सकता है हमको भी, सबको कोविड हो जाए, लेकिन उसके लिए हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है। सेल्फ हाइजीन में क्या क्या रहेगा? सेल्फ हाइजीन में मास्क, हमारे हाथों को बार बार धोना, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, और दिन में सॉरी, दिन में 3 से 4 बार जो है स्टीम इनहेलेशन, जो हम बोलते हैं स्टीम इनहेलेशन करना चाहिए। स्टीम इनहेलेशन में कहते हैं ये जो वायरस है वो जो है वो थोड़ा सा अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो मर जाता है। तो यूजुअली ये जो वायरस है अगर हम एक्सपोज होते भी है तो हमारे नाक में, हमारे मुंह में, हमारे थ्रोट में ये जो रहते हैं, जैसे हम स्टीम लेते हैं तो वो मर जाते हैं। लेकिन जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है वो स्टीम लेने से कम नहीं होता, उनको मतलब अलग मेडिसिन वगैरह देने पड़ेंगे। लेकिन स्टीम जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें से वायरस को हटाने के लिए। ठीक है। फिर इम्यून बूस्टिंग, इम्यून बूस्टिंग कैसे करना चाहिए? इम्यून बूस्टिंग जैसे हम बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि ये काढ़ा पीना चाहिए, वो काढ़ा पीना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। इम्यून सिस्टम जो हमारा जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। उसको ना कि सिर्फ कोई काढ़ा आपके अंदर जाके आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, बाकी सब जो है आपके लाइफ में वैसे ही चल रहा है, सिर्फ आप काढ़ा ले रहे हैं आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली अच्छा होगा, लेकिन इम्यूनिटी को हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो जिसके ऊपर इम्यूनिटी जो है निर्भर रहती है। वो है हमारा डाइट, क्या खान पान खाते हैं, कैसा खान पान हम लेते हैं, उसके ऊपर हमारी इम्यूनिटी निर्भर रहता है। अच्छा घर का बनाया हुआ हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, हो सकता है साउथ में वो राइस और करी हो, नॉर्थ में जो है रोटी सरसों जो हम बोलते हैं मक्की की रोटी, सरसों का दाल, जो भी है, तो उस एरिया के आपके जो ट्रेडिशनल फूड है उनको हमको लेना चाहिए। फूड जो है ज्यादा फ्राइड नहीं रहना चाहिए, तले हुए चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फ्रिज के आइटम्स जैसे कि कोल्ड वाटर, आइसक्रीम, ये सब चीजों को हमको अवॉइड करना चाहिए। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है। कोल्ड चीजें जो है आइसक्रीम वगैरह, जो कि हमको सर्दी जुकाम वगैरह पैदा करते हैं, ऐसी चीजों को डेफिनेटली हमको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ आता है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम जिसको हम बोलते हैं, व्यायाम जो है आपके इम्यूनिटी को बरकरार रखता है, तो व्यायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोज, ठीक है, जो बुजुर्ग है रोज वो आधा घंटा आधा घंटे का व्यायाम करना चाहिए। जो यंग है, जो यंगस्टर्स है, उनको ज्यादा करना चाहिए, दिन में 2 बार 2 घंटे की अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है योग करना चाहिए। योग क्या करता है? योग आपके शरीर के फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आपके मन को भी वो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ठीक है। आपके लंग्स को भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और योग से क्या होता है, हमारा भय कम होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है। ये भय और स्ट्रेस जो रहता है, स्ट्रेस और एंजाइटी जो रहता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करती है। ठीक है। जैसे हम भयभीत होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है डाउन हो जाता है। ठीक है। एंजाइटी में इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। एंजाइटी में आपका ब्रेन काम करेगा, एंजाइटी में आपका हार्ट काम करेगा, एंजाइटी में आपकी मसल्स काम करेंगे, लेकिन एंजाइटी में आपका इम्यूनिटी काम नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जिनको एक्चुअली देखा जाए तो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने एंजाइटी के कारण क्या है, उनका इम्यूनिटी और ज्यादा लो हो गया, और ये जो महामारी है वो हावी हो गया, और उनको बहुत तकलीफ देके उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। ठीक है।
फिर बहुत इंपॉर्टेंट है एडिक्वेट रेस्ट, बहुत अच्छा नींद होना चाहिए, 8 घंटे का, 6 से 8 घंटे का। कोई कोई है जो सिर्फ 6 घंटे ही सोते हैं, सो पाते हैं, कोई कोई 8 घंटे सोते हैं, तो 8 घंटे का कम से कम अच्छा नींद लेना चाहिए। रात का नींद, अच्छा बेड हो, अच्छा एनवायरमेंट हो, ऐसे बहुत अच्छा रेस्ट लेना बहुत है। रेस्ट से क्या होता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, खान पीन से अच्छी रहती है, फिजिकल एक्टिविटी से अच्छी होती है, योग से अच्छी होती है। योग करने से इम्यूनिटी बढ़ता है, योग करने से स्ट्रेस कम होता है, योग करने से एंजाइटी कम होती है। ठीक है। और इनके साथ साथ जो है आपको जो लेना चाहिए वो है काढ़ा लेना चाहिए। काढ़ा जो है, इनके साथ साथ काढ़ा भी काम करेंगे तो आपका इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि इम्यूनिटी को अच्छा रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो उन 50% लोगों में आना चाहते हैं जिनको कुछ भी नहीं होता है कोरोना होने के बाद भी, कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, तो आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि अभी मतलब जैसे विटामिन सी है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, ये सब चीजों को भी लेने की जरूरत है। ठीक है। तो ऐसे करके हमको हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करना है। पहला चीज सेल्फ हाइजीन, मास्क, हैंड वॉशिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, स्टीमिंग। फिर दूसरा चीज है इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना। फिर हेल्दी फूड, जैसे मैं बोला कि ट्रेडिशनल होना चाहिए, होममेड होना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए। फ्राइड, कोल्ड, फ्रिज, आइसक्रीम, ये सब चीजें अवॉइड करना है। आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स लेना चाहिए, स्प्राउट्स लेना चाहिए, जूसेस लेना चाहिए, सब चीजें करनी चाहिए। फिर नेचुरल इम्यून बूस्टर्स, तो कुछ नेचुरल इम्यून बूस्टर्स है जैसे कि तुलसी लीव्स, तो रोज सवेरे और शाम को जो है एक 8 से 10 तुलसी के लीव्स ऐसे ही कच्चा अगर आप चबा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। ठीक है। जैसे कि आजकल हमारे आयुष सिस्टम, आयुष मिनिस्ट्री वगैरह है, उन्होंने कुछ काढ़ा का मतलब रिकमेंडेशन किया है, काढ़ा के कुछ फॉर्मूलेज बताए हैं। उनमें से ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च रहती है, काली मिर्च और सौंठ, इलायची और टर्मरिक, हल्दी, इन सब का मिश्रण करके उनको थोड़ा सा हल्का हल्का ये काली मिर्च, इलायची और सौंठ, इन तीनों को थोड़ा सा हल्का सा भून के, कितना कितना लेना है, अगर आप 3 पार्ट 3 चम्मच अगर ये जिंजर लेते हैं तो 1 चम्मच आपको काली मिर्च लेना है, और 4 पीसेस जो है इलायची के लेना है, उनको हल्का सा भूनना है, भून के उसका पाउडर बनाना है। ठीक है। उसमें आधा चम्मच हल्दी डालना है, पाउडर बनाना है, पाउडर बना के रखिए। और रोज सवेरे और शाम को चाय पीने का जो टाइम रहता है तब क्या करना चाहिए, 1 गिलास गुनगुना पानी में, गर्म पानी में आधे चम्मच से भी थोड़ा कम ये पाउडर डाल के मिक्स करके आपको पीना चाहिए। ये जो है बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है। तो उसके साथ साथ अगर आपको लेमन टी वगैरह अच्छा लगता है तो लेमन टी में थोड़ा सा तुलसी, थोड़ा सा पुदीना वगैरह डाल के अगर पीते तो बहुत वो स्वादिष्ट भी रहता है, और वो आपके इम्यूनिटी को भी बनाए रखता है। फिर उसके साथ साथ हम रिकमेंड करते हैं कि रोज सवेरे उठने के बाद खाली पेट में च्यवनप्राश लेना चाहिए। अगर खाली पेट में आपको अच्छा नहीं लगता है तो नाश्ते के बाद में भी आप ले सकते हैं। फिर अश्वगंधा चूर्ण, रात को सोते हुए गर्म पानी में 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण लेने से भी अच्छा रहता है। और दोपहर में जो है नींबू शरबत, नींबू शरबत जो कि अभी तो आजकल गर्मी है, और नींबू शरबत जो है हमारा ट्रेडिशन का एक पार्ट है, तो नींबू शरबत से भी बहुत सारा विटामिन सी मिलेगा आपको, और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, क्योंकि उसमें इलायची भी हम डालते हैं। अब इसके साथ साथ हमको और एक इम्पोर्टेंट चीज है, चीज ये ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है या कोरोना होता है, मान लीजिए कि ब्लड टेस्ट नहीं किया है तो फिर भी आपको कोरोना के सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, खांसी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वीकनेस है।
ठीक है, बहुत वीकनेस लग रहा है तो ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, ये कोरोना हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पहला चीज, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे आप डरते हैं, मुझे कोरोना हो गया, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, बेड मिलेगा कि नहीं, जैसे आप ये अंदर शुरू करते हैं, ऐसा आपका इम्यूनिटी डाउन होने लगता है। जैसे आपका इम्यूनिटी डाउन हो गया, ये चीज सिम्टम जो है और ज्यादा सीवियर हो जाता है। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है? अपने आप को मतलब दिलासा देना है, अपने आप को स्टैंड करना है और इस सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल करना है। ठीक है, बहुत स्मार्टली हैंडल करना है। कैसे करना है? आइसोलेट योरसेल्फ, अपने आप को अलग कमरे में रखो या अपने आप को दूसरों से दूर रखो। अपना खाना पीना, खाने पीने के बर्तन, ये सब जो है वो अलग रखना है, ताकि आपको जो हुआ है वो दूसरों को ना फैले, है ना। तो ऐसे नहीं कि पूरा उनसे अलग हो गए, लॉक कर दिया, किसी के साथ बात नहीं करना है, ऐसा नहीं। बात करते रहना है फोन पे। ठीक है, फोन पे बात करते रहना है और अपने रूम को रोज वेंटिलेट करना है, रोज क्लीन रखना है ना। अपने बेड्स को क्लीन रखना है, अपने क्लोथ्स को क्लीन रखना है, तो हाइजीन मेंटेन रखना है। ठीक है, फिर कोविड प्रिवेंशन की जो गाइडलाइंस है, जैसे कि मास्क है, हैंड वॉशिंग है, जो अच्छा डाइट है, या ये सब जो स्टीम लेना हुआ या गार्गले करना हुआ या अच्छा खाना लेना, ये सब चीज़ों को फॉलो करना है, सब चीज़ों को फॉलो करना है। फिर मॉडरेट टू माइल्ड एक्सरसाइज करना है, दूसरों के साथ बातें करना है, अपनी जो भी फीलिंग्स है उसको शेयर करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो कोई फैमिली फिजिशियन या कोई भी डॉक्टर के साथ आप कांटेक्ट में रहें। ठीक है, उनको कांटेक्ट करना है और उनको बताना है कि मुझे ये हो रहा है, ये लक्षण मेरे हैं। तो डॉक्टर जो है आपको फोन पे ही आपको सलाह देंगे और ये सब चीजें घर में रह के भी मैनेज होते हैं। ठीक है, आपको हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं है, घर में रह के भी ये हो सकते हैं। तो हमारे साथ क्या क्या होना चाहिए? हमारे साथ अगर किसी को सिम्टम आते हैं तो ये सब चीजें हमारे साथ होना चाहिए। पहला चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बताते रहेगा। फिर हमारे पास एक थर्मोमीटर होना चाहिए, जैसे कि हमको कभी कभी लगता है कि बुखार नहीं है, बुखार हो सकता है, कभी कभी लगता है कि बुखार है, एक्चुअली बुखार नहीं रहता है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक थर्मोमीटर भी रहना चाहिए, ताकि हम दिन में 3-4 बार जो है हमारा बुखार चेक करते रहना चाहिए। रात में भी आप जब भी उठे तो आपको बुखार है या नहीं, इसको चेक करना चाहिए। क्योंकि बुखार कितने दिन रहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुखार एक दिन रहता है तो बहुत माइल्ड है, 2 दिन रहता है तो थोड़ा ठीक है। बुखार 5 दिन से भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर 5 दिन से भी ज्यादा बुखार है और आपका सैचुरेशन फॉल हो रहा है, 94 से नीचे जा रहा है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन 90% लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर दूसरा है स्टीमर। आजकल बहुत सारे मार्केट, ये सब जो है ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो ये स्टीमर जो है, जो दिन में 3-4 बार आपको स्टीम लेते रहना चाहिए। फिर आपके साथ साथ इनके इन सब के साथ साथ कुछ मेडिसिन है जो आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। तो अगर किसी को सिम्टम नहीं है तो फिर भी ये सब मेडिसिन आप मंगा के रखिए, आपके पास रहना चाहिए। एक है पैरासिट, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरासिटामोल, जैसे ही बुखार आता है तो पैरासिटामोल लेना है। एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन बहुत सारे हैं आजकल, ये मॉन्टेक एलसी बोल के आता है, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। फिर बिटाडिन गार्गल, तो एक बिटाडिन का सोल्यूशन आता है, बिटाडिन का जो सोल्यूशन वो गार्गलिंग के लिए रहता है, बिटाडिन गार्गल बोलते हैं। तो उसको थोड़ा सा एक कैप जो है 1 गिलास पानी में मिक्स करके उसके गराले करना है, अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है तो। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक्स, आप जो भी डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहेंगे वो आपको बताएंगे कौन सा एंटीबायोटिक आपके लिए सही है, डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स। फिर उसके साथ साथ विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, ये सब चीजें हमको लेते रहना चाहिए। ठीक है, अगर इतना भी हम करते हैं तो इससे मतलब ये कोविड-19 जो है इसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल सा मतलब इजी टू हैंडल, और 90% लोगों में ये ज्यादा
दिक्कत नहीं करता है, लेकिन 10% लोगों में ये दिक्कत करता है। जो भी आप हॉस्पिटल में देख रहे हैं जितने सारे लोग आजकल मतलब जितने सारे डेथ्स हो रहे हैं, वो सब जो है वो 10% में आते हैं। तो 90% लोगों में ये बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है, तो ये जो धैर्य है इसको बनाए रखना है, डरना बिल्कुल नहीं है, और योग करते रहना है, प्राणायाम करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है। इससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा, इससे आपको अच्छा नींद आएगा, इससे इससे जो है आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, और आपका भय, आपका स्ट्रेस जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, फिर कब आपको हॉस्पिटल जाना है? जब आपका ऑक्सीजन, अगर मान लीजिए कि आपको सिम्टम्स है, बुखार है और बुखार 5 दिन से भी ज्यादा जा रहा है, कंटिन्यू आ रहा है बुखार, आप मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी 5 दिन से भी ज्यादा बुखार आपको कंटिन्यू हो रहा है, और आपका ऑक्सीजन जो है 94 से कम हो रहा है, 94% से कम हो रहा है, और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ऐसे वक्त आपको हॉस्पिटल को जाना चाहिए। किसी किसी को जो है ये सब चीजें नहीं रहती, लेकिन उनको वॉमिटिंग ज्यादा रहता है, दिन भर वॉमिटिंग हो रहा है या दिन भर डायरिया हो रहा है, बहुत वीकनेस आ रहा है, तो बिल्कुल आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अदरवाइज आपको डायरिया वोमिटिंग कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वीकनेस है तो भी आपको जाने की जरूरत नहीं। वीकनेस यूजुअली इस डिसीज में रहता ही है, ये पिक्युलर सिम्टम है, वीकनेस रहेगा, बहुत वीकनेस रहेगा। ठीक है, लेकिन विटामिन सी और जो हमारे भूख को जो बढ़ाते हैं, ऐसे विटामिन वगैरह आपके डॉक्टर सबको डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करेंगे। वो सब अगर हम लेते रहते हैं तो डेफिनेटली हम जो है इस महामारी से हम जीत सकते हैं, हम डेफिनेटली जीतेंगे। बस ये समय का समय का इंतजार है, तो थोड़ा देर और है, हो सकता है अभी ये मई में वगैरह ये कोरोना का जो आजकल सुनामी जो आया हुआ है, ये हो सकता है और ज़्यादा बढ़े, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपने घर में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ये सब चीज़ें जो है इनको इनको इनकी पालन करते रहें, तो डेफिनेटली आप जो है इससे बाहर आ जाएंगे। अभी हमारा टीम जो है, जो संचित और उनका टीम, आपको क्या योग करना चाहिए और योग कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम और क्या करना चाहिए, ये आपको अभी वो बताएंगे। धन्यवाद। सर 2-3 क्वेश्चन सर। हाँ प्लीज इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स, ओके ठीक है। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है, ये फिर है वहाँ चैट। हाउ मच हेल्पफुल इज a package of pranayama, kapalabhati, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी 3 times in a day? तो एक प्रेक्षक का क्वेश्चन है कि कपालभाति प्लस भस्त्रिका प्लस अनुलोम विलोम प्लस भ्रामरी, इन सभी चीजों को कंबाइन करके दिन में अगर 3 बार हम करते हैं तो ये कितना फायदे करे? ये बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। लेकिन यह इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि कपालभाति और भस्त्रिका जो है वो वही लोग करें जो कि हेल्दी है और यंग है, जो कि ओल्ड एज के लोग हैं, उनको जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको ज़्यादा शुगर है, ऐसे लोग कपालभाति भस्त्रिका ना करें, लेकिन अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम सब लोग कर सकते हैं। तो ये जो पैकेज है, ये अगर आप करेंगे तो ये बहुत फायदे का रहेगा। अगर दिन में ये 3 बार करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके एंजाइटी स्ट्रेस को कम करेगा, और आपको ये कोरोना से फाइट करने में डेफिनेटली ये मदद कर रहे हैं। ऐसे ही और एक क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग वैक्सीन। If virus mutates end time, say 12th time, we'll have to take 12 number of doses. देखिए वैक्सीन का जो है, वैक्सीन तो अभी भी आ रहे हैं, तो
अभी उसके ऊपर बहुत स्टडी होना बाकी है, इन द सेंस कि ये वैक्सीन कैसे एक्ट कर रहा है, या वैक्सीन लेने के बाद भी अगर बीमारी आ रही है तो कितने परसेंट लोगों में आ रही है, अगर आ रही है तो कितना बूस्टर डोज देना चाहिए। ये सभी जो है अभी तो ये रिसर्च का पार्ट है, अभी ये धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ तक का जो है, मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ये कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं, वो इफेक्टिव हैं और वो जो है वो प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम सबको लेना चाहिए। और जहाँ तक कि ये म्यूटेटिंग का क्वेश्चन है, वायरस चाहे कितनी बार भी म्यूटेट हो, जैसे कि मैं बोला कि 90% लोग, उनको वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। 90% लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन 10% लोगों को डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करेगा। अगर म्यूटेट होता है तो भी हो सकता है वो 10% लोग जो जिससे उनको ज़्यादा डरने के जिनको ज़्यादा तकलीफ देता है, उनका नंबर जो है थोड़ा बढ़ सकता है, 15% हो सकता है। लेकिन मेजोरिटी में डरने की ज़रूरत नहीं। अगर म्यूटेट भी होता है तो भी हमारा इम्यूनिटी, उसको कैसे हैंडल करना वो हमारी इम्यूनिटी को पता है। ठीक है, बस हमारे इम्यूनिटी को बरकरार रखो, अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन रखो, चाहे ऐसा कोई भी वायरस आए तो वी कैन ओवरकम दैट। Which patient should not apply corona vaccine? ओके, जिसको कोरोना वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, मतलब किसको नहीं लेना चाहिए ऐसे बोलने से अच्छा है कब नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपको ऑलरेडी बुखार है, आपको ऑलरेडी कुछ बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, या कुछ ऑलरेडी इन्फेक्शन आपके बॉडी में है, ऐसे वक्त आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो तब जाके आपको वैक्सीन लेना चाहिए, और आपकी इम्यूनिटी वगैरह अच्छा रहना चाहिए। जब भी वैक्सीन भी अगर आप लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी अच्छा रहना चाहिए, तो आपका हेल्थ कंडीशन अच्छा रहना चाहिए। 90% कोविड पेशेंट्स have no symptoms or some symptoms recover earlier. Does it mean these patients' body's innate immunity can kill the virus, or only adaptive immunity can? Definitely. तो ये जो 90% लोगों में जिनको थोड़ी दिक्कत होती है या कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, ऐसे लोगों में डेफिनेटली उनका इम्यूनिटी अच्छा रहता है। तो उनकी इम्यूनिटी जो है वायरस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, यही उसका मीनिंग है। ठीक है। What is the gap of first dose between second? फर्स्ट डोज सेकेंड डोज जो है आपको डेफिनेटली जब भी आप वैक्सीन लेने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट डोज के बाद कितने दिन के बाद आपको आना है। तो अभी आजकल और वैक्सीन की जो भी इंडिकेशन है, और नया नया हो सकता है गाइडलाइंस आपको आए। ठीक है, क्योंकि वो सब जो है अभी एक मतलब उसका स्टडी किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है, फिर उसका जो है डेफिनेट रिकमेंडेशन किया जाता है। अभी तक तो फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में जो है कभी कभी 1 महीने का डिफरेंस हो मानते हैं। Women should not get vaccinated during menstruation periods. Women during menstruation, women should not get vaccinated. मेंस्ट्रुएशन के वक्त अगर उनको तकलीफ है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के वक्त उनको ज़्यादा वीकनेस आता है, या जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, या जिनको जिनको मेंस्ट्रुएशन के वक्त एब्डोमेन पेन होता है ना, ऐसे वक्त जो है आप 4-5 दिन वेट करके फिर बाद में एक बार मेंस्ट्रुएशन सब खत्म हो गया, फिर अगर वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं तो तभी उनको लेना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, मेंस्ट्रुएशन का आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 3-4 दिन आता है, आपको वीकनेस नहीं होता है, पेन नहीं होता है,
तो भी कोई ज़रूरत नहीं, आप ले सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद आप ले लो। हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी फॉर पित्त दोष और पित्त। ओके, जिंजर एग्रीवेट्स पित्ता। जिंजर एग्रीवेट्स पित्ता। कुछ लोगों में जिंजर खाने से तकलीफ होती है, जैसे कि माउथ अल्सर्स होते हैं, या डायरिया होता है, या बर्निंग सेंसेशन होता है, या ज़्यादा हीट जैसे वो बोलते हैं कि ऐसे उनको आ, होता है, तो ऐसे लोगों को जिंजर अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोग जो है सिर्फ सिर्फ पेपर टर्मरिक या दालचीनी हम बोलते हैं, दालचीनी, ठीक है, दालचीनी का भी वो यूज कर सकते हैं। जो भी चीज आपको सूट नहीं करता हो, डेफिनेटली आप उसको अवॉइड अवॉइड कीजिए। या इवन सिंपल जीरा वाटर जो हम बोलते हैं, जीरा पानी, वो भी अच्छा है। तो आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, और हमें अभी योगा सेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो आप सभी को मैं निमंत्रण करता हूँ कि आप ये जो योगा मॉडल हम बताने जा रहे हैं, इसको आप रोज दिन में 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छा है, कम से कम 1 बार तो डेफिनेटली करना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी से ये जो आपको आप फॉलो कीजिए। एक छोटा सा योगा तैयार किया गया है आपको, जो आप पर डे मॉर्निंग और अपने इम्यूनिटी को कर सकते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, आप सभी देख लें और सीख लें, और कल से आप इसको अपने डेली लाइफ में जरूर फॉलो करें। सबसे पहले कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस हम करेंगे बैठकर। दोनों पैर सामने फैला लेंगे, लूजनिंग प्रैक्टिसेस में कुछ पैर के लिए और कुछ हाथ के लिए लूजनिंग प्रैक्टिसेस हैं। फर्स्ट है टोज के लिए। एक्सहेल करते हुए अपने टोज को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, और इनहेल करते हुए बैकवर्ड। एक्सहेल देन इनहेल, एक्सहेल करते हुए इनहेल करते हुए बैकवर्ड, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैकवर्ड। फिर आपके एंकल जॉइंट्स के लिए एक्सहेल करते हुए अपने एंकल को आगे की ओर ले जाएंगे, फिर इनहेल करते हुए अपने एंकल को पीछे की ओर। एक्सहेल, बेंड योर एंकल्स फॉरवर्ड, then with inhalation backward. Exhale forward, inhale backward. Then rotate your ankle joints clockwise 10 times, then anti-clockwise 10 times. Then cross your legs. दोनों पैरों को मोड़ेंगे। हाथों के लिए लूजनिंग प्रैक्टिसेस, दोनों हाथ सामने लाएंगे। फिंगर्स के लिए पहले करेंगे विद एक्सलेशन, एक्सहेल करते हुए अंगूठा अंदर और पूरी उंगलियों को मोड़ेंगे और मुट्ठी बनाएंगे। फिर इनहेल करते हुए ओपन करेंगे फिंगर्स को। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ऐसे ही आप 10 से 15 बार कर सकते हैं विद ब्रीथिंग। देन सेकेंड इज रिस्ट रोटेशन। अंगूठा अंदर और पूरी उंगलियों को मोड़ते हुए मुट्ठी बनाएंगे। देन अपने कलाई को रोटेट करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल ब्रीदिंग, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, देन रिलीज। अब एल्बो बेंडिंग करेंगे। एक्सहेल करते हुए अपने एल्बो को बेंड करेंगे, अपने फिंगर्स को शोल्डर पे लाएंगे। फिर इनहेल करते हुए ओपन करेंगे एल्बो। एक्सहेल बेंड, इनहेल ओपन, एक्सहेल बेंड, इनहेल ओपन। ऐसे ही 10 से 15 बार आप कर सकते हैं ब्रीदिंग के साथ। देन यहीं से अपने फिंगर्स को शोल्डर पे ले आएंगे और शोल्डर को रोटेट करेंगे। इनहेल करते हुए पहले क्लॉकवाइज करेंगे, पीछे ले जाएंगे शोल्डर्स को,
फिर एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, ऐसे रोटेट करेंगे 10 से 15 बार क्लॉकवाइज, फिर 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर नेक मूवमेंट करेंगे, पहले फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे। इनहेल करते हुए अपने सिर को पूरा पीछे ले जाएंगे, फिर एक्सेल करते हुए सिर को पूरा आगे ले आएंगे, चिन को चेस्ट से टच करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ऐसे 10-10 बार कर सकते हैं। फिर अपने हेड को राइट एंड लेफ्ट ले जाएंगे, एक्सेल करते हुए साइड में, लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए सामने, फिर एक्सेल करते हुए राइट साइड, इनहेल करते हुए सामने, ऐसे 10-10 बार दोनों साइड कर सकते हैं। फिर रोटेट करना है नेक को, पहले आगे की ओर इसको आगे की ओर सिर करेंगे, फिर इन श्वास लेते हुए रोटेट करेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, फिर एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए आगे, ऐसे क्लॉकवाइज 5 to 10 राउंड्स रोटेट करेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 राउंड्स रोटेट करेंगे। ये सारी लूजनिंग प्रैक्टिसेस हैं जो ब्रीदिंग के साथ हमको प्रैक्टिस करनी है डेली। फिर लूजनिंग प्रैक्टिस करने के बाद सूर्य नमस्कार, ओवरऑल बहुत अच्छा है सूर्य नमस्कार। इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस कम से कम 5 बार, 5 से 12 राउंड डेली हमें करना चाहिए। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ अपने शरीर के अगल बगल, both legs together, both hands side of the body. Then make a नमस्कार मुद्रा in front of your chest. अपने चेस्ट के सामने हाथों को जोड़ेंगे। ये स्टार्टिंग पोजीशन है सूर्य नमस्कार का। फर्स्ट स्टेप है, इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हल्का सा पीछे की ओर बेंड करेंगे। फिर सेकंड स्टेप, एक्सेल करते हुए आगे की ओर बेंड होंगे, घुटने सीधे रहेंगे, दोनों हाथ जमीन पर रखने का प्रयास, और जितना बेंड हो सकता है उतना बेंड होंगे फॉरवर्ड, स्पाइन को स्ट्रेट रखने का प्रयास करेंगे। फिर इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, आगे वाला राइट नी को ग्राउंड पर रखेंगे, आगे वाला पैर 90 डिग्री बेंड रहेगा। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर देखेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप, एक्सेल करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, पूरे शरीर को एक लाइन में ले आएंगे। फिर इनहेल एंड एक्सेल, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, दोनों घुटने जमीन पर, आपकी बटक्स हील्स पर, माथा जमीन पर, फोरहेड ऑन द ग्राउंड। फिर इनहेल एंड एक्सेल, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, अपने शरीर को उठाएंगे, अपने चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, चिन को ग्राउंड पर लगाएंगे, एल्बो इनसाइड। श्वास लेते हुए इनहेल करेंगे, बॉडी को आगे की ओर स्लाइड करेंगे और हेड और चेस्ट को पूरा ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड किया, नीज को ग्राउंड पे भी रख सकते हैं या अबव द ग्राउंड भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पेशेंट हैं तो ग्राउंड पर रखें, पूरा पीछे देखें। फिर एक्सेल करते हुए बॉडी को ऊपर की उठाएंगे, पूरा पैर जमीन पर, हील्स को ग्राउंड पर टच करने का प्रयास, अपने शोल्डर्स को थोड़ा नीचे की ओर पुश करेंगे, अपने नाभि को देखेंगे। फिर इनहेल एंड एक्सेल, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, दोनों घुटने जमीन पर, आपके बटक्स आपके हील्स पर, माथा जमीन पर। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों के बीच में अपने राइट लेग को ले आएंगे, लेफ्ट नी ऑन द ग्राउंड। फिर इनहेल करेंगे और चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, ऊपर देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते दूसरे पैर को आगे ले आएंगे, फिर दोनों हाथ जमीन पर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथों पर, जितना पीछे झुक सकते हो उतना पीछे झुकेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ चेस्ट के सामने। ये सूर्य नमस्कार का एक राउंड है। ऐसे ही हम 10 से 12 राउंड पर डे कर सकते हैं।
एक बार मैं आसन के नाम और ब्रीदिंग पैटर्न बता देता हूं। इनहेल हस्तोत्थानासन, एक्सहेल पादहस्तासन, इनहेल हस्त संचालनासन, एक्सहेल संतुलासन, इनहेल एंड एक्सहेल शशांकासन, इनहेल एंड एक्सहेल अष्टांग नमस्कार, इनहेल एंड इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन, इनहेल एंड एक्सहेल शशांकासन, इनहेल अश्व संचालनासन, एक्सहेल पादहस्तासन, इनहेल हस्तोत्थानासन, एक्सहेल रिलैक्स। ये सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस है, इसको 5 से 10 बार आप डेली कर सकते हैं। अब हम कुछ करेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। पहले खड़े होकर कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ शरीर के अगल बगल, बोथ लेग्स टुगेदर, बोथ हैंड्स साइड ऑफ द बॉडी। पहली प्रैक्टिस है हैंड्स इन एंड आउट ब्रीथिंग। तो दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, दोनों अपने पाम्स को एक साथ टच करेंगे। अब यहाँ से आप अपने पैरों को या तो एक साथ भी रख सकते हैं या शोल्डर के बराबर बैलेंस बनाने के लिए हल्का सा गैप रख सकते हैं। यहाँ से इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और दोनों हाथ जो है शोल्डर लेवल पर आएगा, जितना पीछे ले सकते हैं उतना ले जाएंगे। फिर एक्सहेल करते हुए वापस इनहेल, एक्सपेंड योर चेस्ट, फिर एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग है, इसको आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। दूसरी प्रैक्टिस है एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग। दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे, दोनों हाथ साइड में या थाई पर रखेंगे दोनों हाथ। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाना है, प्लस अपने टोस के ऊपर आना है, एंकल को ऊपर उठाना है, टोस के ऊपर पूरा बॉडी वेट आएगा। इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर जाएगा, अपने टोस पर आएंगे, एंकल आपका हिल्स ऊपर उठेगा। फिर एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ऐसे 10 से 15 बार आप कर सकते हैं। फिर है अर्धचक्रासन, यानी दोनों पैर एक साथ या दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर गैप। दोनों पाम्स को अपने कमर पर रखेंगे पीछे, एल्बो अंदर की तरफ। यहां से श्वास लेते हुए यानी इनहेल करते हुए अपने बटक्स को या हिप्स को आगे की ओर पुश करेंगे और अपने बॉडी को बैकवर्ड बेंडिंग पीछे की ओर बेंड करेंगे। फिर एक्सहेल करते हुए वापस इनहेल बेंड, एक्सहेल वापस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे 10 से 15 बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर कुछ सिटिंग पोजीशन में कुछ योगा पोज हैं। पहला है अर्धउष्ट्रासन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाएंगे, दोनों हिल्स को बाहर और दोनों पैरों के बीच में से बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं वज्रासन। अब यहाँ से अपने नीज के बल खड़े होंगे, दोनों नीज पर, दोनों नीज या दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर गैप करेंगे, दोनों फीट में और दोनों नीज में। फिर यहाँ से दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे प्लेस करेंगे। फिर इनहेल करते हुए अपने बटक्स को आगे की ओर पुश करना है और बॉडी को पीछे की ओर बेंड करना है। फिर एक्सहेल करते हुए वापस इनहेल बेंड बैकवर्ड, एक्सहेल वापस, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे 10 से 15 बार ये कर सकते हैं। फिर अर्धउष्ट्रासन करने के बाद हम इसका काउंटर पोज करते हैं शशांकासन।
यानी इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, दोनों हाथ जमीन पर रखेंगे और स्लाइड करते हुए जितना आगे स्लाइड कर सकते हो उतना आगे स्लाइड करेंगे। अपने पूरे को जमीन पर लगाएंगे। फिर इनहेल, इनहेल अप, इनहेल करते हुए वापस आएंगे ऊपर की ओर, फिर एक्सहेल करते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे। इनहेल अप, फिर एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। ऐसे 10 से 15 बार कर सकते हैं, या दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ लेंगे और फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आगे बेंड करेंगे, फोरहेड को जमीन पर लगाएंगे, फिर इनहेल करते वापस उठ जाएंगे, फिर एक्सहेल बेंड, फिर इनहेल वापस। तो ऐसे 10 से 15 बार कर सकते हैं। फिर पेट के बल लेट कर हम 2 से 3 पोज करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। पहला है भुजंगासन, दोनों पैरों को पीछे से आपस में मिलाएंगे, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के अगल बगल प्लेस करेंगे, दोनों एल्बो जो है वो अंदर की तरफ। तो यहाँ से इनहेल करते हुए अपने हेड को और चेस्ट को ऊपर उठाना है। इनहेल ऊपर उठाएंगे, या तो नाभि तक उठा सकते हैं, पूरा ऊपर देखेंगे, एल्बो बेंड रहेगा। फिर एक्सहेल डाउन, इनहेल करते ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ऐसे 10 से 15 बार कर सकते हैं। और इसका सेकंड वेरिएशन है, इनहेल करते हुए पूरा ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं, पीछे की ओर बेंड करेंगे जितना बेंड कर सकते हैं, दोनों एल्बो स्ट्रेट, फिर एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये भुजंगासन, दोनों वेरिएशन आप 10 से 15 बार कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। सेकेंड है मकर आसन। अगर कोविड पेशेंट को अगर सांस लेने में भी दिक्कत है तो मकर आसन में लेट सकता है। दोनों पैरों गैप करेंगे, दोनों हिल्स एक तरफ, पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे और दोनों हाथों पर अपने सिर को प्लेस करेंगे, किसी एक साइड राइट या लेफ्ट। डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, श्वास भरेंगे पूरा और पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं, पेट में पूरा श्वास भरेंगे और पूरा श्वास बाहर। ऐसे करने से ऑक्सीजन लेवल में थोड़ा सा मेंटेन होता है। एक और ये रिलैक्सेशन पोज है। फिर इसी में दोनों पैर को आपस में पीछे से मिलाएंगे, पंजे फ्लैट, पैर फ्लैट रहेंगे। फिर आगे से उठेंगे और दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे, दोनों एल्बो एक साथ, और दोनों हाथों में अपने चेहरे को प्लेस करेंगे। अब इनहेल करते हुए यहाँ से इनहेल करते हुए अपने पैरों को बेंड करेंगे दोनों एक साथ, फिर एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे, इनहेल करते हुए ओपन करेंगे, एक्सहेल करते हुए बेंड, इनहेल करते हुए ओपन। ऐसे 10 से 15 बार कर सकते हैं। मतलब फिर आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर को बेंड किया, फिर ओपन, फिर दूसरे पैर को बेंड किया, ओपन। ऐसे अल्टरनेट लेग को हम बेंड कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे, इनहेल करते हुए ओपन करेंगे। तो ये मकर आसन था। अब पीठ के बल आ जाएंगे सुपाइन पोज में। सुपाइन पोज में सबसे अच्छा है ब्रिज सेतु बंधासन, यानी ब्रिज पोज। यहाँ से दोनों हाथ शरीर के अगल बगल, दोनों पैर एक साथ, पाम्स जो है वो ग्राउंड की तरफ नीचे की ओर, दोनों पैरों को बेंड करेंगे, अपने बटक्स के पास ले आएंगे। यहाँ से इनहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, यानी बीच वाले बॉडी पार्ट्स को ऊपर की तरफ उठाना है। इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे, पूरा ऊपर उठाएंगे जितना ऊपर उठा सकते हैं, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, देन एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन,
ऐसे 10 से 15 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सेकेंड है फोल्डेड लेग स्ट्रेच ब्रीदिंग, यानी कि दोनों हाथों को क्रॉस करके सिर के नीचे लगा लेंगे, फिर दोनों पैरों को बेंड करेंगे, बटक्स के पास टच करने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ से एक्सेल करते हुए अपने पैरों को राइट साइड बेंड करेंगे और अपने हेड को लेफ्ट साइड। फिर इनहेल करते हुए वापस, एक्सेल करते हुए पैरों को लेफ्ट साइड, हेड को राइट साइड। फिर इनहेल करते हुए वापस, एक्सेल राइट साइड, हेड को लेफ्ट साइड। इनहेल करते वापस, एक्सेल लेफ्ट साइड। ऐसे 10-10 बार दोनों साइड कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों में हल्का सा गैप, शोल्डर के बराबर गैप करेंगे। फिर इसी प्रैक्टिस को सेम वे में करेंगे। एक्सेल करते हुए पैरों को राइट साइड ले जाएंगे, सिर को लेफ्ट साइड। फिर इनहेल करते हुए वापस बीच में, फिर एक्सेल करते हुए पैरों को लेफ्ट साइड और सिर को राइट साइड। तो ऐसे आप 10-10 बार इस प्रैक्टिस को भी कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर, दोनों पैरों में गैप। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स करने के लिए पोज है शवासन, यानी 100 की तरह अपने पूरे बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे जमीन पर। किसी भी बॉडी पार्ट्स में कोई टेंशन, कोई स्ट्रेच नहीं। आंखें बंद कर लेंगे। फिर अपने पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे। डीप इनहेल करेंगे, डीप कंप्लीटली एक्सहेल, यानी पूरा सांस भरेंगे, पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे और अपने पूरे बॉडी को एक बार स्कैन करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ऐसे 1 से 2 मिनट इस तरह आप इस पोजीशन में लेट सकते हैं। फिर हम एक साइड बेंड होते हुए उठकर बैठ जाएंगे। अब हम कुछ प्राणायाम जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है वो करेंगे, और स्पेशली कोविड से बचने के लिए, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना। ऐसे सिंपल भी आप ले सकते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर रहेगा। इनहेल एक्सहेल करना है, इनहेल करेंगे फिर एक्सहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल। ऐसे लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ को नीचे ले आएंगे, फिर इनहेल करते हुए ऊपर। फिर भस्त्रिका प्राणायाम में आप 60 से 70 बार एक राउंड कर सकते हैं। 60 से 70 बार ऐसे किया, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। फिर 60 से 70 बार किया, फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। 2 से 3 राउंड आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सेकेंड है सूर्य भेदन, यानी कि जब हीट ज्यादा होता है तो कोरोना वायरस किल होता है, ऐसा सर ने आपको बताया है। तो अपने बॉडी में हम हीट जनरेट कर सकते हैं सूर्य भेदन करके। तो इसके लिए हम नासिका मुद्रा होता है, 2 उंगली को बेंड करते हैं, तो अंगूठे से अपने एक नाक को, यानी दाएं नाक को बंद, बाएं उंगलियों से अपने बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट को ओपन रखेंगे। इनहेल करेंगे राइट से, फिर राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन करेंगे और एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, यानी राइट नॉस्ट्रिल से हमें श्वास लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ना है। ऐसे ही आप कम से कम 60 से 70 बार एक राउंड में कर सकते हैं। यानी इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। एक राउंड में आप 60 से 70 बार कर सकते हैं। तो इसका भी 3 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं आप सूर्य भेदन का। फिर थर्ड प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि के लिए भी पहले नासिका मुद्रा लगाएंगे, 2 उंगली फोल्ड करेंगे, अंगूठा खुला रहेगा, लास्ट की 2 उंगलियां खुली रहेंगी। तो नाड़ी शुद्धि के लिए सबसे पहले आप अपने
राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को पूरा अंदर भरेंगे। फिर उंगलियों की सहायता से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर राइट से अंदर इनहेल करेंगे और लेफ्ट से बाहर, यानी जिस नॉस्ट्रिल से आप श्वास बाहर छोड़ेंगे उसी नॉस्ट्रिल से फिर श्वास भरना है, फिर उस नॉस्ट्रिल को बंद करना है और दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ना है। इनहेल किया, फिर बंद किया, एक्सहेल किया अदर नॉस्ट्रिल से, फिर अदर नॉस्ट्रिल से श्वास भरा, फिर अदर नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर। तो ऐसे नॉर्मल वे में या नॉर्मल स्पीड में आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। ऐसे आप कम से कम 20 राउंड, एक राउंड में 20 राउंड आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी इनहेल, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, यानी ये एक राउंड है। तो आप एक बार में 20 से 40 राउंड इसका प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे 2 से 3 राउंड इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, 20-20, 30-30 राउंड का। तो ये 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम, नाड़ी शुद्धि और एक सूर्य नमस्कार, ये 3 प्राणायाम का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट में आप भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 5 से 11 राउंड। इसमें आप सिंपल बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, दोनों क्रॉस लेग रहेगा, दोनों हाथ को अपने घुटनों पर रखेंगे, चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड फिंगर को आपस में मिलाएंगे, 3 उंगलियां स्ट्रेट, और ये अपने नी पर रखेंगे। फिर भ्रामरी प्राणायाम के लिए आंखें बंद, इनहेल करेंगे और हनी बी के साउंड की तरह आपको प्रोड्यूस करना है साउंड, यानी मौ का चैंटिंग बोल सकते हैं। इनहेल, जैसे घोड़ा जब किसी फूल पर बैठता है तो गुंजन करता है, आवाज निकालता है, वैसे ही करना है। इनहेल किया, ऐसे जितनी देर आप साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं उतनी देर करेंगे। वैसे आप 5 से 11 बार पर डे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह और शाम। तो ये 4 प्राणायाम बताएगी। फिर लास्ट में जब चारों प्राणायाम आप कर लें तो कुछ देर बिल्कुल मौन बैठ जाए, एक ध्यान में आंखें बंद कर लें, थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसों पर ध्यान दें, या किसी भी एक चीज पर ध्यान दे सकते हैं आप, सांसों पर ध्यान दे सकते हैं या दोनों अपने आईब्रो के बीच में फोकस कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, फिर पूरे बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेल्फ एनालाइज करना है 1 से 2 मिनट लास्ट में। ये योगा मॉड्यूल कोविड प्रिवेंशन के लिए आप सुबह और शाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप 3 बार ओम का चैंटिंग कर सकते हैं, 3 से 5 बार। इनहेल करेंगे, ऐसे आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। तो आज के योगा मॉड्यूल का जो भी योगा मॉड्यूल था मैंने आपको बता दिया। आप इसको सुबह और शाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आज के वेबिनार को एंड करेंगे। हेलो, am I audible? यस मैम। हाँ, तो आई वाज आस्किंग कि कंसंट्रेशन में काफी प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, बिकॉज आई ऑफन ट्राई, तो आई फील लाइक कि कुछ ऐसे मतलब बहुत थॉट्स इधर उधर चले जाते हैं, तो कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं? सर
कुछ बताइए सर। हेलो सर। यस सर। जी, देखिए कंसंट्रेशन के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि योग में कंसंट्रेशन के लिए कुछ पोजेस हैं, कुछ आसन्स हैं, जैसे कि जो कि हमारे जो बैलेंसिंग आसन है, जैसे कि वृक्षासन हो गया। तो वृक्षासन में, वृक्षासन का प्रैक्टिस करने पहले तो हमको सभी लूजनिंग प्रैक्टिसेस करना चाहिए। फिर बाद में जो है, जो बैलेंसिंग पोजेस हैं, वृक्षासन, वीर आसन, है ना, नटराज आसन, ऐसे बैलेंसिंग पोजेस को हमको कम से कम आधा मिनट के लिए होल्ड करना चाहिए। एक ही पॉइंट पे फोकस करके इन पोजेस को होल्ड करना चाहिए। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये जो चीजें हैं वो कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। अगर आप योग करना शुरू करते हैं तो आपको करीब रोज अगर 1 आवर योग आप अगर करते हैं, जिसमें कि ये जो बैलेंसिंग आसनास आप ऐड करते हैं, तो आपको 15 दिन में बिल्कुल आपको मतलब ये महसूस होगा कि आपके कंसंट्रेशन में बहुत फर्क आया है ना। तो ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन जो है बढ़ता है। और बहुत और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस योग में है, जैसे कि त्राटक। त्राटक जैसे कि एक त्राटक का वो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। दिया को पर्टिकुलर डिस्टेंस में रख के उसके आई एक्सरसाइज करने रहते हैं, और उसके बाद में उसको फोकसिंग, डीफोकसिंग, ये सब चीजें रहती हैं। तो आप त्राटक को सीख लीजिए, और ये योगिक पोजेस जो है, बैलेंसिंग पोजेस, उनको सीख लीजिए और प्राणायाम कीजिए। इससे आपको बिल्कुल 15 दिन में आप महसूस करेंगे इतना आपके कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट होता है। थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन योगा से रिलेटेड या कोई? तो आई थिंक सब क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो इस वेबिनार को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, जी जी बोलिए। Sir, I joined late and something is written there related to COVID. So I want to ask some questions related to COVID. May I ask? यस यस, पूछिए। So, sir, from last 10 to 12 days in my family, or I can say in my society, there are some people, like 3 or 4 people are there which are having the symptoms of the COVID. So basically, we are facing the problem. Uh, what should be the given for eating, and what precautions should be taken into care so that the infection could be minimized or the effect could be minimized. So, sir, I want to ask about the diet of the patients, and if there are home remedies, home treatment is there for kind of patients which are having the symptoms similar to COVID. Although I want to mention that we didn't get them tested, so we don't know actually whether we are not sure that they are positive or not, but symptoms are of those COVID-19. So please suggest something about that. हाँ, जैसे कि हमने अभी हमारे वेबिनार में बताया कि अगर किसी को सिम्टम है तो डेफिनेटली उनको जो है अपने आप को सेपरेट करना चाहिए। जो हाइजीन्स है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, हाथों को धोना और स्टीम लेना, ये सब चीज़ें डेफिनेटली उनको करना चाहिए। और अपने जो कमरे हैं उनको स्वच्छ रखना, अपना बिस्तर स्वच्छ रखना, अपने कपड़े स्वच्छ रखना। उसके साथ साथ अच्छा हेल्दी खाना जैसे कि हमने बताया कि ट्रेडिशनल फूड, आप जो खाते हैं, आपके पूर्वज जो खाते आए हैं, ऐसे फूड जिसमें कम तेल हो या तली हुई चीज़ें कम हो, ऐसी चीज़ अगर रेगुलरली दिन में 3 बार अच्छा अच्छा खाना खाइए,
और फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके डाइट में ऐड कीजिए, स्प्राउट्स वगैरह अगर आप ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोपहर को जो है 1 गिलास नींबू पानी या नींबू शरबत जिसको हम बोलते हैं, नींबू शरबत पीना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर उनको ऑलरेडी सिम्टम्स है तो कुछ मेडिसिन हमने सजेस्ट किया है, जैसे कि पैरासिटामोल है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स है, और उसके साथ साथ उनको शायद एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत रहे। तो इसके लिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि उनको अपने फैमिली डॉक्टर्स या कोई भी डॉक्टर्स उनके जो जानकारी के हैं उनके कांटेक्ट में रहें, उनको कांटेक्ट करें और उनके सलाह के अकॉर्डिंगली उनको कुछ मेडिसिन्स या कुछ प्रिकॉशन जो भी देना है वो डॉक्टर उनको एडवाइस करेंगे। अगर उनको सिम्टम है तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए फ़ोन पे ही। आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेडिसिन जो है वो लेते रहिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। Sir, they are already isolated in the room, but problem is that now they are starting to breathe problem. They are having the difficulty in breathing. So for that, they are also taking the steam. What else can be done regarding this? Me Their to say, oximeter, with the help of oximeter, they have measured the oxygen level. So 88, the reading is 88 of the oximeter. So, sir, 88 how to control this breathing problem? How can we do that? उनको अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, अगर 88 तक आ रहा है तो उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत रहेगा। तो उनको डेफिनेटली अगर 88 तक आ रहा है उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन तो उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए और नियर बाय हॉस्पिटल में जाके उनको डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अभी घर में ज़्यादा टाइम वेस्ट, कितने दिन हुआ बुखार आए हुए, कितने दिन से बुखार चालू है? Sir, fever was before 4 days, but from last 3 days there is no fever. वो मेडिसिन ले रहे हैं क्या? Only cough is there. पैरासिटामोल Yes, मेडिसिन ले रहे medicine is continued. Only cough is there, and breathing problem is starting from yesterday onward. ओके, आज बुखार है क्या उनको? No, sir, no fever at this moment. हो सकता है वो पैरासिटामोल ले रहे हैं इसलिए उनको बुखार का पता ना चला हो। और अगर बुखार को हो सकता है, अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है और खांसी भी है, खांसते वक्त उनको उसमें जो कफ आता है क्या, बलगम आता है क्या? Yes, sir. अच्छा, फिर तो कितना एज है? Sir, between 40 to 43. अच्छा, कुछ Around उनको 40 बीमारी to वगैरह है? 42. उनको कुछ बीमारी वगैरह है जैसे कि डायबिटीज या Yes, sir. ब्लड Yes, sir. प्रेशर? अच्छा, Yes, sir. Both of the problem he has. He is diabetic as well as blood pressure also. जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनका एज भी मतलब मिडिल एज है और उनको डायबिटीज है, उनको ब्लड प्रेशर है और उनका सैचुरेशन भी कम हो रहा है, उनको सांस में दिक्कत आ रही है, खांस रहे तो उसमें बलगम आ रहा है। ये सब सिम्टम जो है थोड़ा से मॉडरेटली सीवियर सिम्टम्स हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उनको आईवी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़े, उनको और कुछ जो मेजर हो सकता है, उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, तो उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए। जो भी आपके एरिया में कुछ सोशल वर्कर्स वगैरह आजकल एक्टिव हैं, जो आपको बताएंगे कि कौन से हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो आपको उनको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। सो डोंट वेट, Yes, sir. We want to do this, डोंट but वेट।
I have been reading the newspaper. I am from Sikar, so all the hospitals are full. That's why we are just trying to give the remedies at home itself. अच्छा, अगर So होम में आप ये करना चाहते हैं, उनको प्रोनिंग करना चाहिए। प्रोनिंग जैसे कि बेड पे अ, अपने छाती पे एक, मतलब छाती के नीचे एक पिलो रहना चाहिए, और अपने थाइज के नीचे 2 पिलोज रहना चाहिए। एक पिलो, 2 पिलोज रख सकते हैं, एक पिलो रख सकते हैं। रख के उनको ऐसे मकरासन में जैसे हम लेट सकते हैं ना, मकरासन में ऐसे लेट के लंबी लंबी सांसें उनको लेना चाहिए। ठीक है, लंबी लंबी सांसें उनको लेना चाहिए। और जब भी वो उनको ऐसे सुलाइए मत, प्रोनिंग कीजिए, फिर बाद में उनको ऐसे थोड़ा बैक सपोर्ट से बिठाइए, सुलाइए मत। ठीक है, और उनको जो भी दूध या दूध के जो प्रोडक्ट है, जैसे कि दही है, दूध है, घी है, ये सब चीजें मत दें। लिक्विड डाइट दें, जैसे कि सूप but है। but cup is there, then how can we give them cup? नहीं Means देना है, cold वही and बोल stuff रहा is there, so how can हूं। नहीं देना है, दूध और दूध की चीजें नहीं देना है, okay नहीं देना हो। नहीं देना है। ठीक है, और उनको बिठाए रखें, और थोड़ा सा दरवाजा वगैरह खोल के रखिए, थोड़ा सा वेंटिलेशन हो। और उनको बोलिए कि डरना नहीं है, लंबा जितना लंबा हो सके उतना लंबा गहरा सांस ले, और ज्यादा बोलने की कोशिश ना करें। ठीक है, और बाकी जो है कुछ मेडिसिन, उनके ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह चेक करके, जो भी डॉक्टर आपके संपर्क में है उनसे कांटेक्ट करके कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह रहते हैं, वो देने से भी अच्छा होता है। कुछ नेबुलाइजेशन वगैरह आते हैं, वो देने से भी अच्छा Okay sir, nebulization today I have purchased and होगा। now we are to give nebulization. Okay sir. लेकिन मतलब जहाँ तक हो सके, मतलब मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश करें। Okay sir, okay. Thanks a lot sir. तो ठीक है। सर हेलो। सर गुस्से पे हेलो। कंट्रोल करने के कोई आसन कुछ बताओ। गुस्से को कंट्रोल करने के ओके। मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है तो इसलिए। ओके, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, गुस्सा एक रहता है कि गुस्सा कभी कभी